हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट नंबर 1, यानी इसको बोलेंगे हम लोग आंकड़ा विश्लेषण भाग नंबर 1 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग अभ्यास प्रश्न और इसकी समरी यहाँ पे देखेंगे, यानी कि सारा अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों का अध्ययन करें और सही उत्तर चुनें। वर्ष 1993-1994 के लिए विभिन्न फसलों का राज्यवार उत्पादन मिलियन टन में है। ये आप लोगों को पूरा स्टैट्स दे रखा है, जिसमें राज्य है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, अखिल भारतीय, जिसमें चावल का उत्पादन है, गेहूं का उत्पादन है और दालों का उत्पादन है। अब इस पर आधारित प्रश्न है, प्रश्न देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल भारत में उत्पादित कुल चावल का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को यहाँ पर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हल, कुल चावल उत्पादन कितना है? देखिएगा, यहाँ पर जो कुल चावल उत्पादन है वो कितना है आप लोगों का, ये दे रखा है 58.64 मिलियन टन। पश्चिम बंगाल का उत्पादन 8.09 है। आवश्यक प्रतिशत 8.09 डिवाइड बाई 58.64 मल्टीपल बाई 100 इक्वल टू 13.8, यानी कि लगभग 13.5% आपका निकल कर आएगा। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों का अध्ययन करें और सही उत्तर चुनें। वर्ष 1993-94 के लिए विभिन्न फसलों का राज्यवार उत्पादन मिलियन टन में है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन वाले ही यहाँ पे स्टैट्स दे रखी है। राज्य है आपके चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन यहाँ पे इस टेबल में दे रखा है। और इस क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्पादित गेहूं की मात्रा तालिका में सूचीबद्ध अन्य 4 राज्यों के द्वारा उत्पादित गेहूं की मात्रा से कितनी अधिक है? इस क्वेश्चन को करिएगा। 5 ऑप्शंस आप लोगों के लिए गिवन है। क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा, उत्तर प्रदेश द्वारा उत्पादित गेहूं की मात्रा, उत्तर प्रदेश और गेहूं की मात्रा 15.97 है। अन्य 4 राज्यों द्वारा उत्पादित गेहूं की मात्रा से कितनी अधिक है? तो अन्य 4 राज्यों में गेहूं की मात्रा 0.81, 3.72, 0.86 और 4.42 है। तो उत्तर प्रदेश में से बाकी 4 की ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 15.97 माइनस 9.81, यानी कि 6.16 मिलियन टन निकल कर यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बनेगा सवाल का करेक्ट आंसर। ऑल क्लियर है? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों का अध्ययन करें और सही उत्तर चुनें। वर्ष 1993-94 के लिए विभिन्न फसलों का राज्यवार उत्पादन मिलियन टन में है। स्टैट सेम है बिल्कुल पिछले सवाल की तरह। राज्य है चावल है, गेहूं और दालों का उत्पादन आपको यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन में क्या पूछता है ये देख लेते हैं। कुल गेहूं उत्पादन का कितना प्रतिशत उन राज्यों के द्वारा उत्पादित किया गया जो तालिका में नहीं दिए गए हैं? 5 विकल्प आपके सामने, इस क्वेश्चन को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। हल, गेहूं का उत्पादन तालिका में दी गई राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के द्वारा किया गया था ना? तो यानी कि टोटल कितना है, 44.23 है। क्लियर है? जिसमें से माइनस करेंगे बाकी सभी को ऐड करके, माइनस 15.97 प्लस 0.81 प्लस 3.72 प्लस 0.86 प्लस 4.42, 44.23 माइनस 25.78 इक्वल टू 18.45 आएगा, यानी 18.45। अब अपेक्षित परसेंटेज निकालेंगे 18.45
डिवाइड बाई टोटल गेहूं का उत्पादन 44.23 मल्टीपल बाई 100, तो परसेंटेज आएगा 41.71%, यानी लगभग 42%, और 42% ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों का अध्ययन करें और सही उत्तर चुनें। वर्ष 1993-94 के लिए विभिन्न फसलों का राज्यवार उत्पादन मिलियन टन में है। राज्य है, चावल है, गेहूं है और दालें है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछता है। उत्तर प्रदेश ने तीनों फसलों के कुल मिलाकर अखिल भारतीय उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन किया है? 5 ऑप्शन आपको दे रखे, इस क्वेश्चन को करिएगा। आवश्यक प्रतिशत। उत्तर प्रदेश ने तीनों फसलों को कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश तीनों फसलों को कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? 7.8 प्लस 15.97 प्लस 2.76। टोटल का कितना है, यानी कि टोटल को नीचे लिख देंगे। 58.64 प्लस 44.23 प्लस 12.2 मल्टीपल बाई 100, यानी कि 25.91 डिवाइड बाई 100 एंड 15.07 मल्टीपल बाई 100 इक्वल टू 22.52%, और ये आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों का अध्ययन करें और सही उत्तर चुनें। वर्ष 1993-94 के लिए विभिन्न फसलों का राज्यवार उत्पादन मिलियन टन में है। राज्य है, चावल, गेहूं और दालें आप लोगों को दे रखी है। क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 5 विकल्प आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को करिएगा। हल, स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश तीनों फसलों का शीर्ष उत्पादक था। अगर कंपेयर करेंगे, है ना, कंपेयर करेंगे, देखिएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश का चावल में था 7.18, पश्चिम बंगाल का 8.09, यानी कि पश्चिम बंगाल का सबसे ज्यादा है चावल में। बाकी सब में देखेंगे, गेहूं में यूपी का सबसे ज्यादा है और दाल में भी यूपी का सबसे ज्यादा है। आप देखते हैं तीनों फसलों का शीर्ष उत्पादक था, नहीं है। मध्य प्रदेश तीनों फसलों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर था। क्या मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर था तीनों में? तो मध्य प्रदेश क्या तीसरे पे था? हाँ, चावल में तीसरे पे है मध्य प्रदेश। और इसके बाद आप लोग देखेंगे कि गेहूं में भी तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, और दाल में देखेंगे तो दाल की अगर आप लोग यहाँ पे बात करें, दाल में दूसरे स्थान पर, ये भी नहीं होगा। महाराष्ट्र चावल का सबसे कम उत्पादक है। चावल में सबसे कम उत्पादक जो है आप लोगों का हरियाणा है, ना कि महाराष्ट्र। हरियाणा गेहूं का सबसे कम उत्पादक है। गेहूं में जो सबसे कम उत्पादक है वो पश्चिम बंगाल है। इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, इनमें से कोई नहीं। यूपी तीनों फसलों का शीर्ष उत्पादक था, नहीं था, क्योंकि चावल में शीर्ष उत्पादक यूपी से ज्यादा वेस्ट बंगाल का था। तो यहाँ पे ई ऑप्शन आएगा। गलत आप लोगों को दे रखा है आंसर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। 1987 से 1992 तक विभिन्न साधनों के द्वारा यात्रा करने वाले यात्री मिलियंस में कितने हैं? 1989 में बस यात्रियों की संख्या उस वर्ष बसों, रेलगाड़ियों और विमानों के द्वारा यात्रा करने वाले सभी यात्रियों का लगभग कितना प्रतिशत थी? 5 ऑप्शन आपके सामने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। उसके आंसर को देखते हैं। 1989 में बस यात्रियों की संख्या उस वर्ष बसों, रेलगाड़ियों और विमानों के द्वारा यात्रा करने वाले सभी यात्रियों का लगभग कितना प्रतिशत थी? तो 1989 में अगर बसेस की बात करें, है ना, 1989 बसेस की 375 थी, तो यहाँ पर आएगा 375। ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई सभी यात्रियों का 375 प्लस 300 प्लस 175 और गुणा 100। तो यहाँ से अगर आप लोग सोल्व करेंगे तो आवश्यक प्रतिशत निकल कर आएगा
45%। 45% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 1987 से 1992 तक विभिन्न साधनों से यात्रा करने वाले यात्री मिलियंस में, 1987 से 1992 दोनों सहित तक लगभग कितने मिलियन यात्रियों ने रेल मार्ग से यात्रा करी है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। रेल मार्ग के द्वारा यात्रा करने वाले यात्री, तो रेल मार्ग के द्वारा यात्रा करने वाले यात्री हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कितना आप लोगों का निकल कर आएगा? 300, 300, 300, 275, 260 और 265। इन सभी को ऐड करेंगे तो 1700 निकल कर आएगा। तो यहाँ से कह देंगे डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। 1987 से 1992 तक विभिन्न माध्यमों से यात्रा करने वाले यात्री मिलियंस में। क्वेश्चन है, यदि 1992 में प्रति यात्री औसत बस किराया 0.50 था और यदि प्रति यात्री औसत एयरलाइंस किराया 50 था, ठीक है, तो एयरलाइंस यात्रियों के कुल किराए का बस यात्रियों के कुल किराए से क्या अनुपात था? इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा। आवश्यक अनुपात, ठीक है ना। 1992 प्रति यात्री औसत बस किराया, 1992 बस किराया कितना था? बस में कितने लोग गए? 400। 400 कितना था? 0.50। और एयरलाइंस का कितना था? 50, ठीक है ना। तो एयरलाइंस कहाँ पर है? यहाँ पे 200। तो 200 गुणा 50 बटे 400 गुणा 0.50। तो डेसिमल यहाँ से अगर मैं हटा दूंगा तो ऊपर एक जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 5, यानी कि 200/4 आ जाएगा। 200/4 50/1 आएगा। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे इनमें से कोई नहीं, यानी कि ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। 1987 से 1992 तक विभिन्न माध्यमों से यात्रा करने वाले यात्री मिलियन में। 1991 में यदि कुल 25 एयरलाइंस है तो प्रत्येक एयरलाइन कंपनी के द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले यात्रियों की औसत संख्या क्या है? आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपके सामने, इस क्वेश्चन को करिएगा। इस क्वेश्चन के आंसर को देखिएगा। यहाँ पे औसत कितना है? 1991 यदि 25 एयरलाइंस है, 1991 एयरलाइंस 175 है टोटल। अगर 25 एयरलाइंस है तो प्रत्येक एयरलाइन कंपनी के द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले यात्रियों की संख्या, तो औसत आएगा 175/25, यानी कि 7 मिलियन। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 को समझिएगा। निर्देश, निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 1987 से 1992 तक विभिन्न साधनों से यात्रा करने वाले यात्री लाखों में। 1992 में रेल मार्ग यात्रियों की संख्या 1987 में रेल मार्ग यात्रियों की संख्या की तुलना में कितना कम थी? 5 ऑप्शन आपके सामने, इस क्वेश्चन को करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 1992 में रेल मार्ग यात्रियों की संख्या, 1992 में रेल मार्ग यात्रियों की संख्या 265। 1987 में रेल मार्ग यात्रियों की संख्या की तुलना में कितनी कम थी? 1987 में कितनी थी? 300। तो आवश्यक इकाई 300 - 265, यानी कि 35। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा।
निर्देश, यह प्रश्न निम्नलिखित पाई ग्राफ पर आधारित है। एक औसत कर्मचारी का खर्च पैटर्न, मेहनती कर्मचारी का खर्च पैटर्न 100% इक्वल टू 3500 रुपए श्री मेहनती का खर्च पैटर्न। दोनों के लिए समान श्रेणियों में से किस श्रेणी में श्री मेहनती औसत कर्मचारी से अधिक खर्च करता है? 5 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन को करिएगा। देखते हैं। दोनों पाई चार्ट से हम कह सकते हैं कि अर्ध टिकाऊ वस्तुओं पर मेहनती कर्मचारी औसत कर्मचारी की तुलना में अधिक खर्च करते हैं। ठीक है ना। देखो, एक पाई चार्ट तो आप लोगों का ये है, क्लियर है, जिसमें फूड है, ये सब कुछ आपको दे रखा। और दूसरा पाई चार्ट आप लोगों का यहाँ पर ये है। तो यहाँ पे कह सकते हैं अर्ध टिकाऊ वस्तुओं पर मेहनती कर्मचारी औसत कर्मचारी की तुलना में अधिक खर्च करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। यह प्रश्न निम्नलिखित पाई चार्ट पर आधारित है। एक औसत कर्मचारी का खर्च पैटर्न, मेहनती कर्मचारी का खर्च पैटर्न 100% इक्वल टू 3500 रुपए की श्री मेहनत कश का खर्च पैटर्न। श्री मेहनत कश उन श्रेणियों पर कितना खर्च करते हैं जो एक औसत कर्मचारी के खर्च पैटर्न में शामिल नहीं है? 5 ऑप्शन है, आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन है। दूसरा डीआई ये है। एक डीआई तो ये है आपका और ये एक ही है, दोनों अलग अलग है। ऐसी दो वस्तुएं, टिकाऊ सामान, मनोरंजन इक्वल टू 8+7%। ठीक है ना। 8+7% किसका? 3500 का। तो 15% 3500 का, तो 525 आपका निकल कर आ गया। तो आप यहां से कह देंगे सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। निर्देश, ये प्रश्न निम्नलिखित पाई ग्राफ पर आधारित है। एक औसत कर्मचारी का खर्च पैटर्न, कड़ी मेहनत करने वाले का खर्च पैटर्न 100% इक्वल टू 3500 रुपए। श्री हार्डवेयर का खर्च पैटर्न, श्री हार्डवेयर की अतिरिक्त 5% बचत किस मद से आई है? आंसर आप लोगों को यहाँ पे बताना है। क्या आंसर को समझते हैं? हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्योंकि स्पष्ट रूप से प्रश्न में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहाँ से कह देंगे कि डेटा अपर्याप्त, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। यह प्रश्न निम्नलिखित पाई ग्राफ पर आधारित है। एक औसत कर्मचारी का खर्च पैटर्न, मेहनती कर्मचारी का खर्च पैटर्न 100% इक्वल टू 3500 रुपए। श्री मेहनती का खर्च पैटर्न, यदि श्री मेहनती का वेतन 20% बढ़ाया जाता है और उनके सभी शीर्षों के तहत खर्च समान रहते हैं तो उनकी बचत की प्रतिशत क्या होगी? 5 ऑप्शन है, आंसर बताओ। देखते हैं। नया वेतन 3500 का 120%, यानी कि 20% बढ़ गया, 4200 आ गया। नई बचत राशि 700 प्लस 3500 का 10%, 1050 आ गया। बचत राशि 1050 बटे 42 गुणा 100, यानी 25% आ गया। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। निर्देश, यह प्रश्न निम्नलिखित पाई ग्राफ पर आधारित है। एक औसत कर्मचारी का व्यय पैटर्न, कठिन परिश्रमी का व्यय पैटर्न 100% बराबर 3500 रुपए। श्री कठिन परिश्रमी का व्यय पैटर्न निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? स्टेटमेंट नंबर 1, श्री कठिन परिश्रमी का परिवार औसत कर्मचारी से छोटा है। नंबर 2, श्री कठिन परिश्रमी ने कोई पैसा उधार नहीं लिया है। नंबर 3, श्री कठिन परिश्रमी आवश्यकताओं पर कम और सुख सुविधाओं पर अधिक खर्च करते हैं। 5 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इसके आंसर को देखिएगा। प्रश्न में जानकारी नहीं दी गई है, यानी कि जो चाहिए वो जानकारी नहीं दी गई है, तो आप यहाँ से कह दो कि डेटा है पर्याप्त।
क्वेश्चन नंबर 16 निर्देश। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए पाई चार्ट के आधार पर दिया जाना है। व्यक्ति का मासिक वेतन विभिन्न खर्च शीर्षों पर वितरित किया गया है। एक व्यक्ति के लिए जिसका मासिक वेतन 6,000 रुपए प्रति माह है, ऐसी कितनी मदें हैं जिन पर उन्हें 1,000 रुपए प्रति माह से अधिक खर्च करना पड़ा है? 5 ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा 1,000 रुपए 6,000 का 6,000 का 1,000 रुपए कितना है? 1,000 बटे 6,000 गुणा 100 यानी 16%। 6,000 का 1,000 रुपए यहाँ पर आएगा 1,000 रुपए, ठीक है ना, जैसे ये लिखा है 1,000 रुपीज इज ऑफ 6,000। 6,000 का 1,000 कितना है? 16.66%। आवश्यक वस्तुओं की संख्या बराबर घर का किराया 1 प्लस बचत 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। 2 यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। निर्देश। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर नीचे दिए गए पाई चार्ट के आधार पर दिया जाना है। व्यक्ति का मासिक वेतन विभिन्न व्यय शीर्षों पर वितरित किया गया है। उसी व्यक्ति के लिए 1,800 रुपए प्रति माह का व्यय किस पर होता है? 5 ऑप्शन है, इसका जवाब दीजिएगा। आंसर देखिएगा 1,800 6,000 का 1,800 कितना परसेंट है? 30, जो घर के किराए पर खर्च के बराबर है, मकान किराए के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। निर्देश। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए पाई चार्ट के आधार पर दिया जाना है। व्यक्ति का मासिक वेतन विभिन्न व्यय शीर्षों पर वितरित, ऐसे व्यक्ति की वार्षिक बचत लगभग कितनी होगी? विकल्प देखते हैं, 5 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। वार्षिक बचत कितनी हो जाएगी? 12 गुणा 23 बटे 100 गुणा 6,000, ठीक है ना। 12 गुणा 23 बटे 100 गुणा 6,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो। 12 गुणा 23 गुणा 60 इक्वल टू 720 गुणा 23 यानी कि 16,560। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। निर्देश। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए पाई चार्ट के आधार पर दिया जाना है। व्यक्ति का मासिक वेतन विभिन्न व्यय शीर्षों पर वितरित। उस व्यक्ति का मासिक वेतन क्या है जो समान व्यय पैटर्न का पालन करता है, लेकिन उसका पेट्रोल खर्च 500 रुपए प्रति माह है? 5 ऑप्शन है, आंसर बताओ। देखते हैं पेट्रोल खर्च कितना है? 500 रुपए। मान लीजिए कि मासिक वेतन x रुपए, तो 10 बटे 100 गुना x इक्वल टू 500 यानी कि x बराबर 5,000। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसकी समरी देख लेते हैं। सारणीबद्ध ग्राफ यानी कि टेबुलर ग्राफ। परिभाषा। सारणीबद्ध ग्राफ एक तालिका है जो डेटा को पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित करती है, इसे स्पष्ट और संक्षिप्त प्रारूप में प्रस्तुत करती है। विशेषताएं। सरलता, डेटा का सीधा प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तुलना, विभिन्न श्रेणियों में डेटा की तुलना करना आसान है। विस्तार, विस्तृत डेटा प्रदर्शित करने के लिए उपयोगी है। उदाहरण, विभिन्न विषयों में छात्र ग्रेड का वितरण दिखा रहा है। दंड आरेख। परिभाषा, एक बार ग्राफ बार का उपयोग करके डेटा प्रदर्शित करता है, जहां प्रत्येक बार की लंबाई या ऊंचाई डेटा के मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। विशेषताएं। व्यवस्थित दृश्य, डेटा का स्पष्ट और संक्षिप्त दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तुलना, विभिन्न श्रेणियों के बीच आसान तुलना की सुविधा प्रदान करता है। बार लंबवत स्तंभ चार्ट या क्षैतिज हो सकता है। उदाहरण, विभिन्न राज्यों में जनसंख्या का वितरण का चित्रण। पाई चार्ट। परिभाषा, पाई चार्ट एक गोलाकार चार्ट है जो संख्यात्मक अनुपात को दर्शाने के लिए स्लाइस में विभाजित होता है। प्रत्येक टुकड़ा
कुल में एक श्रेणी के योगदान का प्रतिनिधित्व करता है विशेषताएं अनुपात। प्रत्येक श्रेणी का अनुपात या प्रतिशत दिखाने के लिए प्रभावी स्पष्टता संपूर्ण भागों की आसान दृश्य तुलना की अनुमति देता है। सीमित डेटा सीमित संख्या में श्रेणियों वाले डेटा सेट के लिए सबसे उपयुक्त है। उदाहरण विभिन्न बजट श्रेणियों का प्रतिशत विवरण दिखा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। तो इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।